Good morning, dear students. Welcome back to your BSc class. मैं CA रौनक अग्रवाल और हम आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का केस स्टडीज़. So as you all know, case studies are at most important for your CBSE examinations. CBSE examination में केस स्टडी पूछा जाता है. अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट आंसर्स, केस स्टडी का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ऐसा आप सब जानते हैं. तो चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का हमने लास्ट क्लास में NCERT क्वेश्चन ख़त्म किया था. चैप्टर 7 हम अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे. आज है केस स्टडी पढ़ने का बात. तो केस स्टडी को आई होप कि इसका इम्पोर्टेंस सारे अच्छे स्टूडेंट्स जानते हैं. जो बच्चे नहीं भी जानते, मैं उनको बता दे रहा हूँ, केस स्टडी वाला क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आप अगर केस स्टडी सॉल्व कर लेंगे तो आपको बिजनेस स्टडीज़ में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता. तो इसलिए आज ये केस स्टडी वाला क्लास रख रहे हैं हम. और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, क्योंकि केस स्टडी में आंसर्स कई जगह गलत भी दिए होते हैं, टेक्स्ट बुक में गलत भी दिए हैं कई जगह आंसर. मैं देख रहा था अभी जब मैं केस स्टडी पढ़ रहा था. तो केस स्टडी सिर्फ आप ये मत सोचिए कि बुक से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा. केस स्टडी समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि जो केस स्टडी हम यहाँ पे कर रहे हैं ये सारे केस स्टडी यहीं आपके एग्ज़ाम में आए. कुछ नए केस स्टडी भी बना सकता है कि CBSE का एग्ज़ाम में कुछ नए केस स्टडी भी आ सकते हैं. तो वो कब सॉल्व कर पाएंगे आप? जब ये केस स्टडी को आप समझे रहेंगे. सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि केस स्टडी आप पहले समझें, समझ के उस चीज़ का आंसर करें. सिर्फ रट्टा ना लगाएं, सिर्फ याद मत करें, उस चीज़ को पहले समझ जाएं. अगर आप समझ जाते हैं केस स्टडी को तो आप कोई भी केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हैं. तो इसीलिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये क्लास को बिल्कुल माइंडफुली सुने. तो चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का केस स्टडी हम अभी कर रहे हैं. जिन स्टूडेंट्स के पास पूनम गांधी का बुक है, पूनम गांधी जो ऑथर हैं उनका बुक है, वो उससे रेफ़र कर सकते हैं. या जिनके पास नहीं भी है तो मैं यहाँ पे सामने में आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा. पूरा सारा क्वेश्चन यहीं पे है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं. और कोई ऑथर का बुक है तो उसमें भी आपको ये केस स्टडी मिल जाएगा. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास बुक होना चाहिए तभी आप पढ़ सकते हैं. तो पहला हम देखते हैं कि जो पहला केस स्टडी हमारे सामने आ रहा है वो कौन सा है. ये है फर्स्ट केस स्टडी. तो थोड़ा सा ये कर्व्ड इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये फ़ोटो जब लिया गया था तब थोड़ा सा कर्व हो गया होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए. बाकी मैं रीडिंग करके आपको बता दूंगा कि ये कैसा है, मतलब केस स्टडी क्या है, और समझा भी दूंगा. सो फर्स्ट वन इज़ नंबर 3 है ये. रहीम वॉज वर्किंग इन एन एंटरप्राइज ऑन डेली वेजेस बेसिस. इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम to fulfill the basic needs of his family. His daughter fell ill. He had no money for his daughter's treatment. To meet the expense of her treatment, he participated in a cycle race and won a prize money. The cycle company offered him a permanent pensionable job, which he happily accepted. Which element of directing is indicated above? By quoting the line from the above para, identify the need of Rahim that are satisfied by offer of cycle company. Also explain two other needs of Rahim followed by the above that are still to be satisfied. मतलब इसमें सीधा मैं हिंदी में समझा रहा हूँ आपको. रहीम जो है वो एक कंपनी में काम कर रहा था. डेली वेजेस के हिसाब से डेली उसको काम करता था, डेली उसको वेज मिलता था. ठीक है. तो अब वेज मतलब तो छोटा सैलरी को वेज बोलते हैं हम. तो उसको कोई बहुत हाई फाई सैलरी नहीं मिलता था, कम सैलरी मिलता था. एक दिन क्या हुआ, उसकी जो बेटी थी, उसकी जो डॉटर थी, वो बीमार पड़ गई और जिस कारण से उसको पैसे का अभाव हो गया, पैसा उसके पास कम हो गया. ठीक है, पैसा का कमी पड़ गया. तो इस चीज़ वो उसकी बीमारी का इलाज करवाने के लिए वो एक साइकिल रेस में हिस्सा लिया. तो जब वो साइकिल रेस में हिस्सा लिया तो वो जीत गया और उसको प्राइज़ मिला. तो इसके बाद वो साइकिल कंपनी जो थी, वो साइकिल कंपनी ने उसको जॉब पे रख लिया. और ऐसा वैसा जॉब नहीं, पेंशनेबल जॉब. पेंशनेबल जॉब मतलब अभी सैलरी मिल रहा है, फिर जब आप रिटायर हो जाओगे तो आपको पेंशन मिलेगा, ये आप जानते होंगे. तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि
कौन सा एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इंडिकेट किया गया है? देखो ध्यान से पढ़ो, इसमें बोला एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, नॉट एनीथिंग एल्स। तो एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग क्या क्या था, याद आया कुछ? मोटिवेशन, सुपरविज़न, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। जो बच्चे क्लास किए हैं उनको पता होगा कि एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग चार थे, सुपरविज़न, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इसका आंसर होगा मोटिवेशन, ठीक है, क्योंकि कंपनी ने उसको मोटिवेट किया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? मोटिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज, by quoting the line from the above para, identify the needs of Rahim that are satisfied by the offer of the साइकिल कंपनी। तो कौन सा नीड रहीम का सेटिस्फाई किया साइकिल कंपनी ने, उस लाइन को कोट करो बोल रहा है, ठीक है। तो कोट कर देते हैं, द कंपनी ऑफर्ड हिम ए परमानेंट पेंशनेबल जॉब। दिस इज द लाइन जो कि रहीम को मोटिवेट किया, ठीक है। तो पहला पॉइंट में हमको बताना था कि कौन सा एलिमेंट है, दूसरा पॉइंट में हमको ये बताना था कि हमको कैसे पता चला कि मोटिवेशन होगा, और थर्ड पॉइंट में क्या बोला, ऑल्सो एक्सप्लेन टू अदर नीड्स ऑफ रहीम। दो और नीड बताना है, टू अदर नीड्स ऑफ रहीम फॉलोड बाय द अबव दैट आर स्टिल टू बी सेटिस्फाइड। मतलब मोटिवेशन के अलावा और कौन कौन सा नीड है उसका, ठीक है। मोटिवेशन तो एक नीड है, और इसके अलावा और क्या क्या नीड है। अच्छा ठीक है, इसमें एक और चीज़ है, ये इसमें बोला है, पहला पॉइंट में तो बोला कि एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग बताना है, एलिमेंट है मोटिवेशन। बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द अबव पैरा आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ रहीम। मतलब जो हम मैस्लो हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स पढ़े थे ना, तो उसमें कौन कौन सा नीड, उसका कौन कौन सा नीड पूरा हुआ रहीम का, वो बताना है। तो इसमें आपका आएगा, पहला तो देखो साइकोलॉजिकल नीड्स बताया था आपको, नॉर्मल क्लास में बताया था, अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, अभी सिर्फ अपन केस स्टडी डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, साइकोलॉजिकल में फूड क्लॉथ एंड शेल्टर आता है, वो भी पूरा हो गया। और इसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स दूसरा होगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैसे हुआ, क्योंकि कंपनी उसको बोल रहा है, कंपनी उसको पेंशनेबल जॉब दे रहा है, तो फ्यूचर में भी कंपनी उसको पेंशन देगा, तो वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाला चीज़ पूरा हो गया, ठीक है। इसके बाद बोला कि थर्ड पॉइंट में बोला है टू अदर नीड्स बताने के लिए बोला है, ठीक है। तो टू अदर नीड्स में आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपने लिखा सोशल नीड्स, ठीक है, सोशल नीड्स लिखिए, एस्टीम नीड्स लिखिए आप, ठीक है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। दो नीड्स लिखने बोला है, इसलिए मैं दो लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने सामने आ रहा है, Rajiv is working as a personal manager in a company. The specialty of the company is the financial position of all the employees is good. The employees working here are honest, punctual, and hardworking. The CEO of the company asked him to suggest a method of motivation. The CEO asked him to suggest a method which is happily. The CEO of the company asked him to suggest a method of motivation. The CEO asked him to suggest a method which is happily accepted by all the employees. Rajiv spoke to many employees in this connection. Some employees suggested give more importance to individual autonomy. Another suggested good performance should be appreciated. Another group suggested to award certificate, trophies, or to recognize the good performance. Mr. Rajiv mixed all and suggested a method of motivation to CEO. देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है, राजीव जो है वो पर्सनल मैनेजर है। पर्सनल मैनेजर मतलब
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी आप बोल सकते हैं इसको, मतलब जो एम्प्लॉई से रिलेटेड जो देख रेख करता है उसको बोलते हैं पर्सनल मैनेजर। ठीक है, तो अब कंपनी का जो कंडीशन है वो अच्छा है, कंपनी के पास पैसा वैसा ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी का अच्छा है, और यहाँ पे जो एम्प्लॉई लोग काम करते हैं वो ऑनेस्ट है, पंक्चुअल है और हार्ड वर्किंग है। ठीक है, द CEO ऑफ द कंपनी आस्क्ड हिम टू सजेस्ट ए मेथड ऑफ मोटिवेशन। अब जो CEO है कंपनी का वो राजीव को बोला कि एक मेथड ऑफ मोटिवेशन हमको बताओ, हमको सजेस्ट करो ताकि हम हमारे एम्प्लॉय को बना करके रखें, हम हमारे एम्प्लॉय को मोटिवेट करके रखें। ठीक है, तो अब राजीव ने हर एम्प्लॉय से बात किया और उनसे सलाह ली। राजीव कौन था? पर्सनल मैनेजर, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ठीक है, अब एम्प्लॉय कुछ तो सजेस्ट किए कि हमको इंडिविजुअल ऑटोनॉमी चाहिए, मतलब थोड़ा फ्रीडम चाहिए, डिसीजन मेकिंग का पावर चाहिए। कुछ सजेस्ट किए कि हमको हमको जो हम अच्छा काम करते हैं तो उसका अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, हमका बढ़ावा मिलना चाहिए, वो अच्छा काम का हमको शाबाशी मिलना चाहिए। कुछ ग्रुप एम्प्लॉय के सजेस्ट किए कि हमको अवार्ड चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रॉफीज़ वगैरह चाहिए, हमारा परफॉर्मेंस जब अच्छा हो तो हमको सर्टिफिकेट दे दो। ठीक है, तो अब राजीव को ये सारा बात समझ में आ गया और वो ये सबको मिक्स करके एक मेथड ऑफ मोटिवेशन बताया। किसको? CEO ऑफ कंपनी, जो कंपनी का CEO है वो उसको बताया। कौन बताया? राजीव बताया। किसको बताया? जो कंपनी का CEO है उसको बताया। ठीक है, और जो कंपनी का CEO है वो इस बात को समझा और तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या हुआ? द CEO ऑफ कंपनी हैप्पीली एक्सेप्टेड दैट एंड इट वॉज immediately implemented. Within few days, the company growth rate appeared to have become fast. उसके बाद जो कंपनी का ग्रोथ रेट था वो बढ़ गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंडिकेटेड इन द अबव पैरा। तो पहली बात तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहा है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ना। तो पैराग्राफ में हमको पूछ रहा है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है। ये तो देखो चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का हम केस स्टडी पढ़ रहे हैं तो आप इजीली बोल देंगे कि डायरेक्टिंग ही है, क्योंकि डायरेक्टिंग का केस स्टडी पढ़ रहे हैं तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा? डायरेक्टिंग। अदरवाइज जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये आपको क्लिक करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन है। तो देखो ये अवार्ड वगैरह का बात चल रहा है। ठीक है, तो अवार्ड दिया जाए वगैरह वगैरह, तो ये सारा किस चैप्टर में था आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। तो ये चैप्टर में था, डायरेक्टिंग में था। अवार्ड, गुड परफॉर्मेंस, ठीक है, सर्टिफिकेट, ट्रॉफीज़, मोटिवेशन, ये सारा वर्ड आप किस में पढ़े थे? चैप्टर 7 डायरेक्टिंग में। तो इसमें फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होगा डायरेक्टिंग। तो ए वाला बिट कर लिया हम। बी में बोला है विच मोटिवेशन मेथड वेर सजेस्टेड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय। तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय क्या क्या सजेस्ट किए वो पूछ रहा है, मेथड ऑफ मोटिवेशन पूछ रहा है। तो पहला तो इसका आंसर होगा एक तो रिकॉग्निशन, जो कि लिखा हुआ है डायरेक्ट आपकी बुक में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसका एक होगा रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन होगा, है ना। और दूसरा क्या होगा? ऑटोनॉमी। क्योंकि दोनों वर्ड यहाँ पे आपके बुक में यूज़ किया गया है। कहाँ यूज़ किया गया है? देखो बताता हूँ। देखो ये ऑटोनॉमी वर्ड तो ये वाला, ये रहा ऑटोनॉमी वर्ड, ये ऑटोनॉमी वर्ड यहाँ से आया। और रिकॉग्निशन, ये रिकॉग्निशन वर्ड यहाँ से आया, रिकॉग्नाइज देयर गुड परफॉर्मेंस। समझ पा रहे हैं आप कैसे हुआ ये आंसर? ठीक है, अब सी बीट है विच मोटिवेशन मेथड कंबाइन ऑल द अबव स्टेटेड विच वाज सजेस्टेड बाय पर्सनल मैनेजर। और ये सबको मिला दें तो एक मोटिवेशन मेथड बनता है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट।
ठीक है, क्योंकि सबको मिला करके एक ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए वाला चीज़ हम पढ़े थे कि ऑर्गेनाइजेशन में क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए तभी काम करने का इच्छा होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट केस स्टडीज में। जस्ट फॉर ए मोमेंट, थोड़ा सा इसको मेरे को एडजस्ट करने दीजिए। तो जो नेक्स्ट केस स्टडी आ रहा है आपके लिए वो है ये उमंग गुप्ता वाला। ठीक है, तो ये उमंग गुप्ता is the managing director of Denver Limited. The company had established a good name for itself and had been doing well. It was known for timely completion of order. The production manager, Miss Kanta, was efficiently handling the processing of orders and had a team of 14 motivated employees working under her. Everything was going on well. Unfortunately, she met with an accident. Umang knew that in the absence of Miss Kanta, the company may not be able to meet the deadlines. इसके बाद है he also knew that not meeting the deadlines may lead to customer dissatisfaction with a risk of loss of business and goodwill. So he had a meeting with his employees in which accurate and speedy processing of order was planned. Everybody agreed on the agreed to the work as a team because the behavior of Umang Gupta was positive towards the employees of organization. Hence everyone put in extra time and efforts and the target were met on time. Not only this, Umang visited Miss Kanta and advised her to take sufficient rest. Identify the leadership style of Umang Gupta. Draw a diagram depicting the style. तो इसमें बोला है कि उमंग गुप्ता नाम का एक मैनेजिंग डायरेक्टर था डेनवर लिमिटेड में। देखो, केस स्टडी आपको समझना ज़रूरी है। आप ये मत देखिए कि केस स्टडी कितना बड़ा है या फिर कितना इसमें कितना पैराग्राफ है, ये मत देखिए। आप केस स्टडी पढ़िए और समझिए कि केस स्टडी बोलना क्या चाहता है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे ही आप अपने ओन वर्ड्स में समझिए। हमेशा तो मैं तुमको समझाऊंगा नहीं ना। आप जब अपने से केस स्टडी करेंगे तो आपको पहले केस स्टडी समझना होगा इसी तरीके से जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, हिंदी में आपको समझना होगा। तो उमंग गुप्ता जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है डेनवर लिमिटेड का और कंपनी का अच्छा नाम है। और कंपनी का अच्छा नाम इसलिए क्योंकि वो टाइमली ऑर्डर प्रोसेस करके सबको दे देता है। तो जो कंपनी की प्रोडक्शन मैनेजर थी मिस कांता, वो उनका एक एक्सीडेंट हो गया और जिस कारण से वो अभी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो जो कंपनी का जो डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसको पता चल गया कि सारा काम तो ये ऑर्डर वगैरह का प्रोसेसिंग का काम कांता हैंडल करती थी। अब कंपनी अपना टारगेट टाइम पे अचीव नहीं कर पाएगा। तो इस कारण से जो मैनेजिंग डायरेक्टर है डेनवर लिमिटेड का, वो उसने क्या किया, उसने एक मीटिंग बुलाई एम्प्लॉयज़ के साथ और उसने ये विचार किया कि किस तरीके से ऑर्डर को स्पीडीली प्रोसेस किया जा सके। तो इस मीटिंग के बाद जो एम्प्लॉयज़ थे वो सारे एग्री हो गए। मतलब
सारे एम्प्लॉयज़ जो थे वो एक साथ काम करने के लिए एग्री हो गए और सबका एक पॉजिटिव एटीट्यूड था मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ, ठीक है। और इसी कारण से सारे एम्प्लॉयज़ अपना ओवर टाइम, एक्स्ट्रा टाइम दे करके, अपना एफर्ट्स लगा करके टारगेट को सही टाइम में कंप्लीट किए। इसके बाद जो मैनेजिंग डायरेक्टर था वो कांता को ये भी बोला कि प्रॉपर रेस्ट लो घर में, अभी अपना सेहत का ध्यान रखो। तो इसमें हमको पूछा क्या है, आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल ऑफ उमंग गुप्ता एंड ड्रॉ ए डायग्राम डिपिक्टिंग द स्टाइल। सिर्फ अपने को लंबा चौड़ा कुछ नहीं पूछा, मे भी ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का हो या 1 मार्क में भी पूछ दे, कोई बड़ा बात नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़ा ज़रूर है लेकिन ईजी है, आपको समझने का देर है सिर्फ। तो इसमें पूछा है कि लीडरशिप स्टाइल बताना है आपको। तो लीडरशिप स्टाइल देखो, इससे आपको पढ़ के पता चल रहा है कि वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो सबसे पूछ करके काम करता है, ऐसे नहीं कि अपने मन मर्जी काम कर लिया। तो इससे ये पता चलता है कि जो लीडरशिप स्टाइल है वो डेमोक्रेटिक स्टाइल है। जो लीडरशिप स्टाइल है उसको हम बोलेंगे डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, डेमोक्रेटिक, ठीक है। इसके बाद बोला ड्रॉ ए डायग्राम, डायग्राम बनाना है। तो डेमोक्रेटिक स्टाइल में कैसा डायग्राम बनता था, यहाँ अगर लीडर है बीच में तो इसके जो सबऑर्डिनेट्स रहेंगे वो कहाँ रहेंगे, यहाँ सबऑर्डिनेट यहाँ है, येलो कलर के सबऑर्डिनेट, ठीक है। और ये आपस में सबसे डिसीजन ले रहा है। तो ये इस टाइप का डायग्राम आपका बनेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम आप ज़रूर बना के आएंगे, क्वेश्चन में पूछा है। बस इतना ही ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वो है 4 नंबर। इन मानिक लिमिटेड ए सिलेक्शन प्रोसेस इज वेरी फेयर, साइंटिफिक एंड स्टैंडर्डाइज। Competent, laborious employees with work culture are selected. As a result, subordinates are efficient, responsible, and take initiative in every activity. Which kind of leadership style would be suitable in Manik Limited? Manik Limited में जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो, मानिक लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें कि सिलेक्शन प्रोसेस मतलब एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसेस वो स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। और स्टैंडर्डाइज होने के कारण यहाँ पे जो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉई है, जो एक्चुअल में डिज़र्विंग है, वही सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है। और जो सिलेक्ट होते हैं वो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं वो सारे एफिशिएंट हैं, रेस्पॉन्सिबल भी हैं और इनिशिएटिव भी लेते हैं हर काम में, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के अच्छे एम्प्लॉई हैं, ठीक है, जिम्मेदार हैं और मतलब कैपेबल हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल लगा सकते हैं। तो देखिए जहाँ पे एम्प्लॉई अच्छे हों, रेस्पॉन्सिबल हों, तो वहाँ पे फ्री रेंज स्टाइल के बारे में आप पढ़े थे, फ्री रेंज स्टाइल लगाया जाता है। तो यहाँ पे भी आंसर यही होगा, ठीक है। अगर रीज़न पूछे तो आप रीज़न लिख देंगे कि फ्री रेंज स्टाइल वहीं यूज़ होता है जहाँ पे कि एम्प्लॉयज़ अच्छे हों। सिंस द अबव केस एम्प्लॉयज़ आर एफिशिएंट, रेस्पॉन्सिबल एंड रेडी टू टेक इनिशिएटिव, वी कैन अप्लाई हियर फ्री रेंज स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, वो ये है, देखो, फॉलोइंग कम्युनिकेशन इंडिकेट बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आइडेंटिफाई दैम एंड ऑल्सो मेंशन द मेजर
टू बी टेकन टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब ये जो ABCDE में कुछ कुछ बैरियर लिखे हुए हैं कम्युनिकेशन के, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसका सॉल्यूशन भी देना है। ठीक है, तो पढ़ते जाते हैं। सारा अपना अपना इंडिपेंडेंट केस है, ये सारे अलग अलग इंडिपेंडेंट केसेस हैं, कोई किसी से रिलेटेड नहीं है। तो देखेंगे कि पहला जो है, तो देखो दो पहला है जो द नेशनल सेल्स मैनेजर ड्यूरिंग हिज विजिट टू सदर्न जोन स्पोक टू द सेल्स मैनेजर इन हिंदी। मतलब जो नॉर्थ साइड का कोई सेल्स मैनेजर था वो साउथ में गया तो वहाँ पे हिंदी में बात कर रहा है। तो ये कौन सा बैरियर आएगा? ये बैरियर है आपका फॉल्टी ट्रांसलेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने वाला कुछ ज़्यादा है नहीं। फॉल्टी ट्रांसलेशन का नाम का आप सुने थे बैरियर, ठीक है, तो वही है। इसको इम्प्रूव कैसे किया जाएगा? इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज। ठीक है, यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज हम कर सकते हैं। सेकेंड इज ड्यूरिंग ए मीटिंग द मैनेजर वाज एड्रेसिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ कंपटीटर्स प्राइसिंग पॉलिसी। द टू एग्जीक्यूटिव वेयर बिजी इन टॉकिंग विथ ईच अदर about their plans for upcoming long weekend. The manager got distracted and forgot to inform the major changes in company's pricing policy. तो बैरियर क्या हुआ हमको बताना है। मतलब मैनेजर अपना कुछ प्रॉब्लम बता रहा था कंपटीटर प्राइसिंग पॉलिसी का, ठीक है, कोई मीटिंग में। तो उसमें से मीटिंग में दो एग्जीक्यूटिव, दो सबॉर्डिनेट ऐसे थे जो कि अपना अपना बातचीत में लग गए कि हमको वीकेंड में कहाँ जाना है, जिस कारण से मैनेजर डिस्ट्रैक्ट हो गया और वो प्राइसिंग पॉलिसी के बारे में बताना भूल गया। तो बैरियर कौन सा है? बैरियर है लैक ऑफ अटेंशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है उसका? सॉल्यूशन है गुड लिसनर। गुड लिसनर अगर बनेंगे आप तो ये बैरियर ख़त्म हो जाएगा। गुड लिसनर बनना चाहिए सबॉर्डिनेट को, तो गुड लिसनर बनेंगे तो वो बैरियर ख़त्म हो जाएगा। मोहित प्रेफर्स टू स्टे अवे फ्रॉम हिज बॉस, ही ऑलवेज केयर्ड ऑफ वट हिज बॉस डज नॉट अप्रूव हिज सजेशन। मतलब मोहित जो है उसको अपने बॉस से बहुत डर लगता है, उसको हमेशा यही डर लगता है कि अगर उसका बॉस उसका बात नहीं सुना, उसका सजेशन नहीं सुना तो क्या होगा। तो इसका आंसर पहले तो बैरियर क्या है? बैरियर है फियर ऑफ ऑथोरिटी। फियर ऑफ ऑथोरिटी। सजेशन क्या होगा? मतलब हाउ वी कैन इम्प्रूव दिस। इसमें देखो दो तीन आंसर हो सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ सारा, आप लिख लेंगे। पहला है कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज। अगर वो मैसेज कंप्लीट रखेगा तो शायद उसका बॉस उसका बात सुन ले। पहला है कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज। दूसरा क्या होगा? ओपन माइंड। जो सबॉर्डिनेट है वो उसका माइंड ओपन रहना चाहिए बॉस के सामने अपना सजेशन रखते वक्त, तो ओपन माइंड होना चाहिए। थर्ड नंबर है कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ रिसीवर। हो गया। तो ये सारे सजेशंस हैं। ये कौन सा डिस्कस कर रहा था मैं? सी बीट डिस्कस कर रहा था। तो ये सी बीट में ये तीन सजेशन हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं डी बीट में। द सेल्स मैनेजर वाइल एड्रेसिंग इफ टू फ्रेश ग्रेजुएट एक्सप्लेन द थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज कंपनी वाज फेसिंग। He used lot of technical words which he had learned in his MBA classes.
मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, जो सेल्स मैनेजर है वो अभी अभी नया नया पढ़ के आया था MBA क्लासेस में, और वो अपने ग्रेजुएट को समझाते वक्त टेक्निकल वर्ड यूज़ कर रहा है। तो प्रॉब्लम क्या बोलते हैं, ये जो बैरियर है उसको क्या बोलते हैं, आप पढ़े थे टेक्निकल जार्गन के नाम से एक बैरियर पढ़े थे। और इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। दूसरा बात क्या है, दूसरे तरीके से यूज़ ऑफ सिंपल लैंग्वेज, यूज़ ऑफ सिंपल लैंग्वेज से भी ये चीज़ हो सकता है। ठीक है, जो लास्ट बीट है, सोनू गारमेंट्स लिमिटेड, सोनू गारमेंट्स लिमिटेड फॉलो स्केलर चेन वेरी स्ट्रिक्टली, नो एम्प्लॉइज whatsoever may be the emergency is allowed to divert from the defined path of communication। मतलब सोनू गारमेंट लिमिटेड जो है वो स्केलर चेन को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है और कोई भी एम्प्लॉय को इधर उधर तरीके से बात करने का अलाउड नहीं है। ठीक है, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो जाए। तो बैरियर इसमें बताना है हमको, बैरियर क्या बनेगा, बैरियर बनेगा आपका ऑर्गेनाइजेशनल इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी इसका आपका बैरियर बनेगा। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो, पहला तो है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, या मैं नीचे लिख दूं कि आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, वेट, लास्ट जो क्वेश्चन है सोनू गारमेंट का, उसका ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी बैरियर है, उसका पहला सॉल्यूशन है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरा है डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन क्यों हुआ, क्योंकि डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है और सबसे पूछ कर ही कोई डिसीजन लिया जाता है। थर्ड इज कंप्लेंट बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स और फीडबैक सिस्टम। ठीक है, ये हो सकता है, ये हम पढ़े थे ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ में। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम है तो ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी देंगे तभी तो कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा ना, तो वही बात है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुब्रमण्यम इज न्यूली अपॉइंटेड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन टाइम्स लिमिटेड। जो सुब्रमण्यम है वो नया नया मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ज्वाइन किया है, किस में, टाइम्स लिमिटेड इन पंजाब। ही इज़ तमिलियन, बेसिकली वो एक तमिलियन है, तमिलनाडु का है। ही इज़ गुड इन तमिल एंड इंग्लिश, मोस्ट ऑफ हिज सबऑर्डिनेट बिलोंग्स टू पंजाब। वो तो तमिल है, तमिलनाडु का है, लेकिन उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, वो पंजाब से हैं। एंड दे आर नॉट वेरी मच फ्लुएंट इन इंग्लिश, और वो जो हैं वो उतने फ्लुएंट नहीं हैं इंग्लिश में। कौन, जो उसके सबऑर्डिनेट हैं जो पंजाब से हैं। ही फील्स इट मच डिफ़िकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड हिज इंस्ट्रक्शन, और उसको बड़ा तकलीफ़ होता है अपने सबऑर्डिनेट को समझाना। ठीक है, तो इसमें बोला क्या, आइडेंटिफाई द कंसर्न कम्युनिकेशन बैरियर। तो कम्युनिकेशन बैरियर का हमको
बताना है कि कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर है यहाँ पे। तो देखो इसमें कम्युनिकेशन बैरियर कौन सा आएगा, फॉल्टी ट्रांसलेशन, अगेन फॉल्टी ट्रांसलेशन। दूसरा है स्टेट द कैटेगरी ऑफ सच बैरियर, मतलब जो ये बैरियर है फॉल्टी ट्रांसलेशन उसका कैटेगरी बताना है, मतलब किस कैटेगरी का ये बैरियर है, किस कैटेगरी के अंदर ये फॉल्टी ट्रांसलेशन आता है। इसका कैटेगरी होगा सीमेंटिक बैरियर, सीमेंटिक बैरियर के अंदर ही फॉल्टी ट्रांसलेशन आता है ना। उसके बाद थर्ड नंबर में बोला है एक्सप्लेन एनी टू बैरियर्स ऑफ सेम कैटेगरी, मतलब इसी कैटेगरी का सेमेंटिक बैरियर के अंदर और एक सीमेंटिक बैरियर के अंदर इस टाइप का बैरियर का नाम और एक बताना है। मतलब क्या बोला है कि ये जो पहला तो हम बोले कि फॉल्टी ट्रांसलेशन एक बैरियर है, इसका कैटेगरी है सीमेंटिक बैरियर के अंदर ही आता है। तो सीमेंटिक बैरियर के अंदर ही ऐसा एक बैरियर का नाम लेना है जो कि फॉल्टी ट्रांसलेशन के जैसा हो, जो कि फॉल्टी ट्रांसलेशन के जैसा हो, वैसा बैरियर का नाम हमको लिखना है। तो थर्ड नंबर में क्या आएगा, फॉल्टी ट्रांसलेशन के जैसा बैरियर और कौन सा है, टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन भी इसी टाइप का है ना, जो टेक्निकल वर्ड यूज़ कर देता है उसमें जो सामने वाला समझ नहीं पाता। ठीक है, तो ये भी एक सीमेंटिक बैरियर है और ये फॉल्टी ट्रांसलेशन के जैसा है। ठीक है, तो ये केस स्टडी हमने किया फोर्थ नंबर। Now, the last case study is on your screen. इसमें बोला है suggest which element of directing का नाम बोला है is suitable under the following situation and why। मतलब ये सारे फॉलोइंग सिचुएशन में कौन सा एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग सुटेबल रहेगा। ध्यान दीजिए वर्ड को, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हमको एलिमेंट से रिलेटेड ही आंसर देने हैं, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, एलिमेंट के बारे में हमको लिखना है। वर्कर्स आर always unwilling to take up any kind of work due to rise in demand. Firm wants them to cooperate to meet the pending orders. The supervisor is finding it difficult to cope with this situation। मतलब वर्कर हमेशा काम करने के लिए कतरा रहे हैं, उनको इच्छा नहीं हो रहा है काम करने के लिए, और डिमांड बढ़ रहा है प्रोडक्ट का, बट वो लोग कोऑपरेट करना नहीं चाहते। और जो सुपरवाइज़र है, ठीक है, जो सुपरवाइज़र है कंपनी का, उसको बड़ा दिक्कत हो रहा है कि किस तरीके से काम करवाया जाए। ठीक है, तो देखो इस सिचुएशन में कौन सा एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग काम करेगा। पहले तो हमको दिमाग में लाना होगा कि एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग हैं क्या क्या। पहला है सुपरविज़न, दूसरा है मोटिवेशन, तीसरा है कम्युनिकेशन एंड द फोर्थ वन इज़ क्या है, बताओ बताओ बताओ। सुपरविज़न, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप भी एक एलिमेंट है। तो इस केस में क्या होगा, मोटिवेशन, क्योंकि वो लोग काम करना नहीं चाह रहे हैं, उनको मोटिवेशन का ज़रूरत है। मोटिवेशन उनको मिले तो वो काम करें, कोई ना कोई मोटिवेशन टेक्निक उनको अपना करके, जैसे कि उनको उनका सैलरी हाइक किया जाए या फिर बोनस दिया जाए। ठीक है, तो मोटिवेशन के जितने टेक्निक थे उसमें से कोई भी टेक्निक यूज़ करके उनको उनसे काम करवाया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड नंबर है वर्कर इन द फैक्ट्री आर गोइंग टू प्रोडक्शन मैनेजर फॉर गाइडेंस एंड इंफॉर्मेशन। एज ए रिजल्ट ही इज़ ओवरबर्डन विद द वर्क। advise him with which function of directing he can reduce his workload। मतलब जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो ओवरबर्डन हो गया है। ठीक है, क्योंकि जो वर्कर हैं सारे उसी से पूछने जाते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर से ही सारे लोग पूछने जाते हैं हर चीज़, तो वो ओवरबर्डन हो गया। तो उसको हमको एडवाइस करना है कि प्रोडक्शन मैनेजर तू कैसे तुम्हारा बोझ तू हल्का करे।
ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर खुद का बोझ किस टाइप से हल्का कर सकता है, हमको एडवाइस देना है। तो जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो कैसे हल्का करेगा? प्रोडक्शन मैनेजर खुद के अंडर में किसी को आदमी को रखेगा जो उसका आधा काम कर ले, तभी वो होगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन मैनेजर अपना काम डेलीगेट कर सकता है, लेकिन हमको एलिमेंट यूज़ करके हमको आंसर देना है, एलिमेंट यूज़ करके हमको आंसर देना है। तो हम एलिमेंट में हम क्या लिख सकते हैं? उसमें एलिमेंट में हम ये लिख सकते हैं कि अपॉइंट सुपरवाइज़र एलिमेंट। सुपरवाइज़र एक ऐसा एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, उसको यूज़ करके प्रोडक्शन मैनेजर अपना काम हल्का कर सकता है, अपना बोझ हल्का कर सकता है। थर्ड वन इज़ इन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय हेजिटेट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड सजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय अपना फीलिंग और सजेशन को एक्सप्रेस करने में हिचकिचाते हैं। ठीक है, दे डू नॉट टेक इनिशिएटिव टू एक्सप्रेस देयर प्रॉब्लम एंड सजेशन। मतलब वो अपना सजेशन नहीं एक्सप्रेस करते मैनेजर के सामने, मतलब लीडर के सामने। तो पहली बात तो ये हो सकता है कि लीडर जो है वो अच्छा नहीं है, तो इम्प्रूव लीडरशिप स्किल। ठीक है, लीडरशिप स्किल इम्प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा जो का एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, वो है कि कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन जो है एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, उसको फोकस करके हमको कम्युनिकेशन टेक्निक को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। कैसे कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव होगा? जैसे कि एक फीडबैक सिस्टम लगा दिए, फीडबैक लगा दी ताकि जो एम्प्लॉई लोग हैं वो अपना फीडबैक दे पाएँ, कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस कर पाएँ, ताकि फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो पाए, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो पाए। ठीक है, और यहाँ पे आप कंप्लेंट बॉक्स भी लिख सकते हैं। कंप्लेंट बॉक्स वाला चीज़ भी आप लगा देंगे, कंप्लेंट बॉक्स भी लगा देंगे तो वो अपना सजेशन दे पाएंगे एम्प्लॉय। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे एलिमेंट को यूज़ करके हम अबव मेंशन प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का क्लास में जो केस स्टडी हम डिस्कस किए वो सारे आपको समझ में आए होंगे और आप अपना केस स्टडी वाला पार्ट कंप्लीट कर पाए होंगे। So thank you for watching this video. Thank you for watching this class. Have a good day. Bye bye.